22,000 करोड़ से ज्यादा के क्लेम्स, लेकिन रीपेमेंट प्लान में भुगतान सिर्फ 6.5 करोड़। आखिर इतने बड़े अंतर की वजह क्या है? क्या सुभाष चंद्रा ने खुद 22,000 करोड़ का कर्ज लिया था, या यह पूरा मामला एसएल ग्रुप की अलग अलग कंपनियों और उनके फाइनेंशियल संकट से जुड़ा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लेंडर्स और क्रेडिटर्स ने हजारों करोड़ रुपए फंसे होने का दावा किया जा रहा है, उन्हें आखिर रीपेमेंट प्लान के तहत सिर्फ 6.5 करोड़ ही क्यों मिलेंगी? क्या यह रकम फाइनल सेटलमेंट है, या फिर इसके पीछे कोई अलग कानूनी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर काम कर रहा है? और क्या सुभाष चंद्रा पर व्यक्तिगत तौर पर 22,000 करोड़ का कर्ज है? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। सबसे पहला सवाल है कि आखिर सुभाष चंद्रा कौन है? तो सुभाष चंद्रा का नाम भारत के मीडिया और बिजनेस सेक्टर में काफी बड़ा रहा है। वह जी के फाउंडर हैं और जी का संबंध एसएल ग्रुप से है। उन्होंने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन के विस्तार के दौर में जी को एक बड़े मीडिया नेटवर्क के रूप में खड़ा किया। धीरे धीरे एसएल ग्रुप ने अपनी मीडिया के अलावा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट और दूसरे कारोबार में भी विस्तार किया। यानी एक समय सुभाष चंद्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि भारत के बड़े कॉरपोरेट नेम्स में शामिल थे। लेकिन बड़े बिजनेस के साथ एक्सपेंशन अक्सर बड़े फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लेकर भी आता है, और यहीं से इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि 22,000 करोड़ का आंकड़ा यह नहीं बताता कि सुभाष चंद्रा ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 22,000 करोड़ का लोन लिया था। यह रकम मुख्य रूप से उन एसएल ग्रुप के एंटिटीज की लायबिलिटीज से जुड़ी है जिनके लिए सुभाष चंद्रा ने पर्सनल गारंटी दी थी। पर्सनल गारंटी का मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो अगर किसी कंपनी ने लोन लिया और उसके रिपेमेंट को लेकर प्रमोटर ने पर्सनल गारंटी दी, तो कुछ परिस्थितियों में कंपनी के डिफॉल्ट के बाद गारंटर के खिलाफ भी क्लेम किया जा सकता है। एसएल ग्रुप की कुछ कंपनियों पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ते गए। जब इन कंपनियों से जुड़े रिपेमेंट इशू सामने आए तो क्रेडिटर्स ने उन गारंटीज के आधार पर सुभाष चंद्रा के खिलाफ भी क्लेम किए। यही क्लेम आगे चलकर उनके पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का हिस्सा बना। फिर क्या हुआ, तो एनसीएलटी के सामने सुभाष चंद्रा की पर्सनल इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस चली। इस प्रक्रिया में क्रेडिटर्स ने करीब 22,000 करोड़ के क्लेम दर्ज किए, जिनमें से इनकी राशि को एडमिटेड क्लेम के रूप में माना गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इन क्लेम्स के मुकाबले सुभाष चंद्रा से कितना पैसा रिकवर किया जा सकता है। रिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान उनकी पर्सनल एसेट्स और स्टेट की वैल्यूएशन भी देखी गई। एनसीएलटी के सामने यह बात सामने आई कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की वैल्यू इतनी नहीं है कि 22,000 करोड़ के क्लेम्स के आसपास रिपेमेंट किया जा सके। ऐसे में एक रिपेमेंट प्लान सामने आया। इस प्लान के मुताबिक सुभाष चंद्रा की तरफ से करीब 6.5 करोड़ यानी कि 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। यानी अगर 22,000 करोड़ के एडमिटेड क्लेम्स को आधार माना जाए तो क्रेडिटर्स को मिलने वाली रिकवरी करीब 0.03% बैठती है। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 99.97% का हेयर कट बनता है। यही वजह है कि इन फैसले ने बिजनेस और फाइनेंशियल सर्कल में काफी चर्चा पैदा की। इस मामले में सबसे प्रमुख ऑब्जेक्शन में से एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से आया। उसका एडमिटेड क्लेम्स करीब 1,322.39 करोड़ था, लेकिन प्रस्तावित रिकवरी लगभग 38.09 लाख थी। क्रेडिटर्स की दलील थी कि इतना छोटा रिपेमेंट अमाउंट उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल है और प्लान की वैलिडिटी पर भी सवाल उठते हैं। यानी कि विवाद सिर्फ 22,000 करोड़ के आंकड़े का नहीं था, बल्कि असली सवाल यह था कि इतने बड़े एडमिटेड क्लेम्स के मुकाबले क्रेडिटर्स को इतनी कम रिकवरी क्यों मिल रही है। तो अब सवाल यह है कि एनसीएलटी ने प्लान को मंजूरी क्यों दी। यहाँ एनसीएलटी ने कई फैक्टर्स पर विचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्रेडिटर्स की वोटिंग। करीब 80.81% वोटिंग शेयर रखने वाले क्रेडिटर्स ने रिपेमेंट प्लान के पक्ष में मतदान किया, जबकि विरोध करने वाले क्रेडिटर्स की वोटिंग शेयर 20% से कम थी। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने सुभाष चंद्रा की पर्सनल संपत्ति की वैल्यूएशन को भी देखा। एनसीएलटी के सामने यह भी विचार था कि रिपेमेंट प्लान को स्वीकार नहीं किया गया तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए क्रेडिटर्स को इससे बेहतर रिकवरी मिलने की गारंटी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या क्रेडिटर्स को सिर्फ 6.5 करोड़ देकर मामला खत्म हो जाएगा? दरअसल रिपेमेंट प्लान को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में रिकवरी हमेशा टोटल क्लेम्स के बराबर नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी की उपलब्ध एसेट और संपत्ति की वैल्यू क्लेम से काफ़ी कम है तो क्रेडिटर्स को उपलब्ध एसेट्स और रिपेमेंट कैपेसिटी के आधार पर ही रिकवरी मिल सकती है। ऐसे मामलों में क्रेडिटर्स के सामने सवाल यह भी होता है कि अगर रिपेमेंट प्लान को मंजूरी नहीं दी जाती तो लिक्विडेशन या दूसरे इंसॉल्वेंसी विकल्प अपनाए जाते हैं, तो क्या उन्हें इससे ज़्यादा रकम मिल जाएगी? यही कंपैरिजन इस मामले में भी बेहद अहम बन गया है। इसके साथ ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में समय और कानूनी खर्च का भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर मामला लंबे समय तक चलता है तो रिकवरी में देरी हो सकती है और उपलब्ध एसेट की वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में क्रेडिटर्स के लिए सिर्फ क्लेम की बड़ी रकम नहीं बल्कि वास्तविक और संभावित रिकवरी को देखना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन कहानी में एक और जरूरी क्लैरिफिकेशन है।
सुभाष चंद्रा के ऑफिस ने भी इस मामले पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। उनके ऑफिस के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में 22,000 करोड़ के आंकड़े को जिस तरह से पेश किया गया, उससे यह इंप्रेशन बन सकता है कि यह पूरी रकम अभी सुभाष चंद्रा पर पेएबल पर्सनल डेप्ट यानी कि पर्सनल कर्ज है। उनका कहना है कि 22,000 करोड़ का आंकड़ा टोटल क्लेम्स से जुड़ा है और इसे वर्तमान में चंद्रा द्वारा पर्सनली ऑन अमाउंट के रूप में नहीं समझना चाहिए। यानी इस पूरे मामले को समझने के लिए लोन लिया था और पर्सनल गारंटी दी थी। इसके बीच का फर्क बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।